चलिए भाई, हो गया स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि एचएसएससी ने सीईटी मेंस के लिए सिलेबस जारी कर दिया है, आप सभी को पता है सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी मैं डिस्कशन करने के लिए एक वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। उस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने लगभग बता दिया था कि जो सारा सिलेबस है वो किस तरह से चीज़ें पूछी गई हैं, क्या क्या उसमें आने वाला है, कैसे कैसे किस किस पोर्शन से कितने परसेंटेज उसने दिखाया था। उसके बारे में सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पर दो तरह से एचएसएससी एग्जाम लेने वाली है सी ग्रुप की जो कॉमन पोस्ट है उनका। एक तो कॉमन ग्रेजुएट लेवल, यानी कि ये ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी पोस्ट होंगी उनका एग्जाम, एक सिलेबस उनका है, और एक सिलेबस है CHSL 12th यानी कि +2 बेस पर जो एग्ज़ाम होंगे, जो पोस्ट होंगी, उनका जो सिलेबस दिया हुआ है एक वो है। ठीक है, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। लगभग लगभग मिलता जुलता सिलेबस है इसका CGL वाले का और CHSL वाले का। क्या होता था पहले, CGL और CHSL SSC लेती थी, लेकिन अब HSSC ने भी उसी पैटर्न पर चलना जो है शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, जो पूरा सिलेबस है, कहाँ से क्या चीज़ें जो है पेपर में आएंगी, कहाँ से सिलेबस उठा रखा है, किस बुक से आपको पढ़ना है, कहाँ से चीज़ें आपको फॉलो करनी है, एक एक चीज़ बहुत गहराई से बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना है सभी बच्चों को, और उसको फॉलो भी करना है। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर सभी बच्चों ने करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, किसी भी आप एग्ज़ाम के लिए सिलेबस निकालोगे तो हर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, 20% जो वेटेज है। ठीक है, 20%। यहाँ पर मैं CGL और CHSL वाले की बात करूंगा सबसे पहले। CGL वाले और CHSL वाले में बिल्कुल सेम है दोनों के दोनों में। ठीक है, ये जो 30% जो सिलेबस है यहाँ का, ये दोनों में सेम रहेगा, सेम टू सेम बिल्कुल। हरियाणा जी के आपकी पूरी आएगी 20%, यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर होता तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से हरियाणा जी के देखने को मिल जाएंगे। उसमें आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, हरियाणा के करंट अफेयर्स, लिटरेचर, जियोग्राफी, सब कुछ हरियाणा जी के जो आप लोग पहले नॉर्मली पढ़ते थे वही हरियाणा जी के सेम टू सेम आपकी जो है इसमें आने वाली है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसकी आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है, ये जो चीज़ें आप पहले से पढ़ते आ रहे हो हरियाणा जी के वही सेम रहेगी। दूसरी बात आपकी कंप्यूटर की आगे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल्स, और ये जितना भी मतलब कंप्यूटर के बारे में बता रखा है, बहुत बेसिक चीज़ें दी हुई हैं कंप्यूटर की। एडवांस कंप्यूटर के पार्ट को बाहर निकाल दिया है, थोड़ा सा आसान बना दिया है कंप्यूटर को। तो प्यारे बच्चों, ये 10%, ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में 10% वेटेज आपको कंप्यूटर का 100% मिलेगा। तो ये आप नॉर्मली चीज़ें पढ़ते हो, पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब हम जो नई बात है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे किस टॉपिक से, और कहाँ से आपको पढ़ना है, चीज़ों को तैयार आपको कहाँ से करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, उसने दिया है ए पार्ट। ठीक है, इसने पार्ट को डिवाइड कर दिया है, एक चीज़ मैं दिखानी आपको भूल गया। अब यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी गलती ये की गई है, पार्ट नंबर 3 सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सब्जेक्ट रिलेटेड का मतलब मुझे कुछ नहीं समझ आया, वो क्या कहना चाह रहा है, किस तरह का सब्जेक्ट जो है वो जानना चाहता है प्यारे बच्चों। चलो, फिर भी उसने सिलेबस दिया है तो हम उसके बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग हमेशा आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रीजनिंग आपके एग्जाम में 100% मिलती है। अब यहाँ पर 70% सिलेबस जो है हमारा वो आगे कवर होने वाला है। ठीक है, 70% का मतलब है अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 70 क्वेश्चन इस सी पार्ट में से, थर्ड पार्ट में से आएंगे, और कुल मिलाकर इसके अंदर इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे ये ABCDEFGH। ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो लगभग मान के चलो एवरेज 11.6 के आसपास समथिंग आती है, यानी कि लगभग मान लो किसी पार्ट से 11, किसी से 12, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन हर पार्ट से देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। तो ये पैटर्न एग्जाम का रहने वाला है। इसमें क्या होगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 10 से 12 क्वेश्चन 100% आपके इस पोर्शन से आने वाले हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। अब बात यहाँ पर आई है, रीजनिंग का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज उसने मेंशन किया हुआ है, तो कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर ऐसे हैं बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएशन, स्पेस विजुअलाइजेशन। क्या होता है प्यारे बच्चों, स्पेस विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? इसका मतलब होता है खाली स्थान देखो और भरो, रिक्त स्थान भरो, वो होता है स्पेस विजुअलाइजेशन। लैंग्वेज थोड़ी अलग यूज है, टॉपिक का नाम ही इसी तरह से मेंशन होता है बुक के अंदर। तो क्या कर सकते हैं, स्पेटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जितने भी हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन, क्या क्या दिया हुआ है ये पता है आप लोगों को? काउंटिंग ऑफ फिगर्स है प्यारे बच्चों, ये वाला टॉपिक, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ट्रेंगल कितने हैं इसके अंदर, इसके अंदर सर्कल, सर्कल तो नहीं पूछता अक्सर, इसके अंदर रेक्टेंगल कितने हैं, इसके अंदर स्क्वेयर्स कितने हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। जितने भी टॉपिक इस तरह के जजमेंट वाले, डिसीजन मेकिंग वाले, विजुअल मेमोरी वाले, जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर, इन सभी टॉपिक्स के मैं
आप लोगों को अलग से स्पेशल वीडियोज प्रोवाइड करवाऊंगा। एक टॉपिक मैंने ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है, उसका नाम है ये स्पेस विजुअलाइजेशन वाला। ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो डाल भी दी है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर रीजनिंग की मैंने क्लियर बात बता दी आपको। 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर आपको 100% देखने को मिलेंगे रीजनिंग के टॉपिक से। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, जीएस का। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर रीजनिंग जो है वो कहाँ से पढ़ें। तो भी जो रीजनिंग आप लोग ऑलरेडी पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, आपके पास बुक अवेलेबल होंगी, आपने किसी टीचर का कोर्स भी लिया होगा, वहीं से वही सेम चीज़ें आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। अब आ गया जनरल अवेयरनेस का पार्ट आपका। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस यानी कि इसको हम कह सकते हैं एक तरह से करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रिलेटेड चीज़ें होंगी, जो लेटेस्ट जो मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें आपसे जो है यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों आपका क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस लगभग मान के चलो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके आराम से बनेंगे। जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर के टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर 100% बनने वाले हैं, जिसमें आपका कवर हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मान के चलो यहाँ से देखो फंडामेंटल राइट्स, ये यहाँ से हमेशा एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता ही आता है। मान लो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो मतलब 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मान लो आप नीचे वाले पार्ट से, और 5 से 6 क्वेश्चन आप यहाँ से मान लो। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे ये आपका पूरा कवर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। इस तरह से चीज़ों को तैयार करना है आपको, कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ का सिलेबस आ गया आपका। तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी बहुत आसान सिलेबस दे रखा है मैथ का, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ नया कि भाई हमें अलग से कुछ मेहनत करनी पड़े, बल्कि एनसीईआरटी यहाँ पर कम कर दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो पहले बच्चों यहाँ पर मान के चलो आपके 12 क्वेश्चन मैथ के आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, 12 क्वेश्चन आराम से कर लोगे आप। 3D मैंसुरेशन, 2D मैंसुरेशन से क्वेश्चन 100% आएंगे आपके इस बार। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आपके आएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एलजेब्रा के क्वेश्चन कम से कम दो क्वेश्चन आराम से एलजेब्रा से आएंगे, 2-3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हर तरह की चीज़ें हैं। तो 3D आपका सामने दिया हुआ सारी चीज़ें, और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो ये 12 क्वेश्चन आप मान के चलो कि मैथमेटिक्स के आपके एग्जाम के अंदर रहने वाले हैं। अकॉर्डिंग ही चीज़ों को तैयार करना है, जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, उस जो जिसका जो वेटेज है वो ज़्यादा है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस तुम लोगों को करना होगा। दूसरी बात भाई, उसके बाद आती है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर डी पार्ट में हम आ चुके हैं, यानी कि चौथा पार्ट है इसका 70% वेटेज वाले का। तो अगर मैं बात करूँ CGL की और CHSL की, यानी कि 12th बेस वाले की, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश अलग अलग दी हुई हैं। उसमें हिंदी का उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा इसके बाद, इससे आगे। तो पहले एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मान के चलो 5 क्वेश्चन हिंदी के और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, दोनों पार्ट से 5-5 क्वेश्चन 100% यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आपके सामने आए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। तो इस टॉपिक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी बहुत मतलब इसके अंदर कई सारे पार्ट दिए हुए हैं अलग से। तो मान के चलो यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन बनेंगे इस पोर्शन से, इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस से लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन सारे के सारे इकोनॉमिक्स के नहीं आएंगे, गवर्नेंस के नहीं आएंगे। जैसे आपका कैग हो गया, ठीक है, इंडिया और हरियाणा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ मिला के कैग से मान के चलो कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आती है बात फाइनेंस कमीशन की, उसके रोल एंड उसके फंक्शंस। तो फाइनेंस कमीशन की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 2 क्वेश्चन जो है इससे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाती है बात यहाँ पर जो नया सिलेबस आया है। अभी तक की सारी चीज़ें क्या थी प्यारे बच्चों, जो आप लोग पहले से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई। पॉलिटिकल साइंस से कैग था, फाइनेंस कमीशन था, लेकिन ये नई चीज़ आ गई है इस बार। जो नई चीज़ आई है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा। तो यहाँ पर देखो, उसके बाद आ जाता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 4 टॉपिक दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और एक ये चौथा। ठीक है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, डिफरेंट मार्केट्स। तो इन सब में से ये 4 पार्ट बनेंगे। इन 4 पार्ट में से आप मान के चलो कम से कम 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन, 4 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा जो मैं आपको बताऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो मान के चलो कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आप कहाँ से पढ़ सकते हो, ये आपके वैसे तो बीकॉम का सिलेबस के अंदर भी आ जाती हैं। ठीक है, ये आपकी BBA के सिलेबस में भी आती है, और ये आपकी CA
सीए के सिलेबस में भी आती है। वहाँ पर क्या है, सीधा सीधा ये टॉपिक दिया हुआ है, एक इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत बेसिक है। डिमांड और सप्लाई का टॉपिक ढूंढोगे, पढ़ लोगे आराम से, चीज़ें सारी की सारी उसके अंदर आ जाएंगी। प्रोडक्शन कॉस्ट का टॉपिक ढूंढोगे, पढ़ोगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नाम डाल देना बीकॉम, बीबीए या फिर सीए, ठीक है। और उसके बाद ये वाली चीज़, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसी पोर्शन में अभी ये पूरा पूरा नहीं हुआ है, ये वाला पोर्शन जो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस वाला है, इसमें आगे भी और चीज़ें दी हुई हैं। आगे क्या दिया हुआ है देखो, ध्यान से समझो चीज़ों को। उसके बाद आ गया सबसे बड़ा फजीता, ये देखो सबसे बड़ा फजीता आजकल हरियाणा के बच्चों के लिए, कि हरियाणा इकोनॉमी क्या आ गया ये पेपर के अंदर, क्या चीज़ है हरियाणा इकोनॉमी, क्या अलग से कोई पैटर्न आ गया पेपर के अंदर? ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चों। देखने वाली बात यह है कि अगर मैं हरियाणा इकोनॉमी की बात करूं, सिर्फ हरियाणा इकोनॉमी वाला ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन की मैं बात करूं, तो सीजीएल वाले पेपर में आपके यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। लगभग मान के चलो 3 क्वेश्चन यहाँ से पेपर के अंदर बनेंगे आपके, ठीक है। 3 से ज़्यादा क्वेश्चन, हो सकता है कि 4 आ जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको इतना मतलब साइकोलॉजी प्रेशर इसका नहीं लेना, पता नहीं सिर्फ हरियाणा इकोनॉमी ही पढ़नी है हमें और कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो इसके ऊपर डिपेंड मत हो पूरे के पूरे। ये आपके सिलेक्शन को रोक देगा, सीधी बता रहा हूँ मैं आपको। अगर इसके ऊपर पूरा डिपेंड हो गए तो चीज़ों को नॉर्मली पढ़ते रहो, जो चीज़ें पढ़नी है। बाद में ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पढ़नी है, कौन सी कम पढ़नी है। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन ही इस टॉपिक से बनेंगे आपके, जिसमें आप देख सकते हो हर तरह का क्वेश्चन बनेगा। और ये जो आपका पैटर्न है, सिलेबस की मैं बात करूँ, ये वाला सिलेबस कहाँ से उठा रखा है आपका, ये रहा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है। ये आपका बीकॉम का है, सेकंड सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का, बिल्कुल जो क्या तो सिलेबस दिया हुआ है। उसके अंदर एक बुक है बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा, उसके अंदर एक एक चीज़ मेंशन की हुई है, लेकिन वो किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से मेन मेन पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। कोई टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता है, या आप किसी कॉलेज के टीचर से नोट्स ले सकते हैं। आपका कोई साथी पढ़ता है बीकॉम में, तो वहाँ से नोट्स लेकर पढ़ना, तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। बुक पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। 3-4 नंबर के लिए आप पूरी की पूरी बुक पढ़ोगे, ये अच्छी बात नहीं होगी, और ये समझदारी की बात भी नहीं होगी, ठीक है। कोई टीचर आपको कुछ भी कह दे, कुछ भी बहका दे, तो इन चीज़ों से दूर रहना है। अच्छा, यहाँ तक की चीज़ें होगी आपकी। उसके बाद आ जाता है आपका रूरल मार्केटिंग, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना, ठीक है। रूरल मार्केटिंग, तो रूरल मार्केटिंग के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पर रूरल मार्केटिंग से भी आपके लगभग 3 क्वेश्चन ही पेपर के अंदर आएंगे, ठीक है। और इन दोनों की मैं बात करूं, +2 वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रहेगा, लगभग 8 क्वेश्चन और लगभग 8 क्वेश्चन, इन दोनों पार्ट से आएंगे, क्योंकि वहाँ पर मेन दिया हुआ है ये वाला सिलेबस। लेकिन यहाँ पर सीजीएल वाले में लगभग 3-3 क्वेश्चन ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपके इसके, ठीक है। और उसके बाद एक पार्ट और है इसी के अंदर, अभी भी पूरा नहीं हुआ है ये देख लो, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। तो हरियाणा इकोनॉमी के बारे में मैंने बता दिया कि बुक कहाँ से मिलेगी उसकी। फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, यहाँ से आपके मान के चलो लगभग 2 क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रूरल मार्केटिंग के बारे में मैंने नहीं बताया आप लोगों को, रूरल मार्केटिंग का जो सिलेबस है वो कहाँ से आया हुआ है। सारा का सारा बीकॉम का सिलेबस है मेरे बच्चों। फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस बिल्कुल एज इट इज सिलेबस दिया हुआ है आपका 6th सेमेस्टर बीकॉम का, छठा सेमेस्टर, यानी कि 3rd ईयर फाइनल ईयर में, छठे सेमेस्टर में, एज इट इज़ वहाँ से सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ वहाँ पर सेम टू सेम दी हुई है। वहाँ पर सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, उसमें से हमने जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं बस वही पढ़नी है। रूरल मार्केटिंग जो है आपकी, ये आपकी बीकॉम के अंदर, ठीक है, रूरल मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बीकॉम के अंदर आपकी 3rd सेमेस्टर, 2nd ईयर 3rd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर के अंदर बिल्कुल एज इट इज़ सिलेबस दिया हुआ है। उसको आप बुक लेकर भी पढ़ सकते हो, जैसे चाहो, जैसे आपको अच्छा लगे। किसी के नोट्स मिलते हैं, कोई गैस पेपर मिलता है जहाँ से आप पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो, ठीक है आपके लिए। हालांकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने, मेरे 1-2 टीचर जानकार है वहाँ पर, तो इन सब के नोट्स मैंने वहाँ से मंगवाए हैं। जैसे ही वो नोट्स मेरे पास आएंगे, आप लोगों तक मैं उनको प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर मुझे लगा कि हाँ वो नोट्स जो है हमारे काम के हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट पार्ट आ गया अब हमारा, वो वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है मेरे बच्चों। तो एनवायरमेंट स्टडीज ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन की है नॉर्मली, तो ग्रेजुएशन में एनवायरमेंट स्टडीज जिसको बोला जाता है EVS, ये एक कंपलसरी पेपर होता है, 3 साल में एक बार देना होता है ये एग्जाम।
बिल्कुल एज इट इज सारा का सारा सिलेबस उसी में से आया हुआ है। कोई एक भी चीज़ इसमें अलग नहीं है कि भाई वहाँ पर नहीं दी हुई है, हर चीज़ वहाँ पर दी हुई है उसी के अंदर से उठा रखा है। और एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ तो आप लोग मान के चलो लगभग 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा ये भी नहीं है कि आप इतना डीप में पढ़ो कि इन चीज़ों को कि आप बस पागल हो जाओ, सिर्फ इन 3-4 टॉपिक कोई पढ़ते रह जाओ बाकी के छोड़ दो, ऐसा नहीं। नॉर्मली चीज़ों को पढ़ो जितना आप पढ़ सकते हो, बस अपनी गुंजाइश के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आ गया आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये लास्ट है अपना सीजीएल में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा का पूरा तो नहीं मैं कहूँगा, थोड़ा सा उसमें से कमी कर रखा है। जो आपका ये भी ग्रेजुएशन में होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, शायद आपका है बीकॉम और बीबीए का सिलेबस, बीकॉम और बीबीए का सिलेबस है, उसमें से उठा रखा है ये। और लगभग मान लो उसका 40% सिलेबस मुश्किल से है कवर करना ये, ठीक है। जो ये टॉपिक के नाम दिए हुए ना, ये टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करने हैं और उसी में से आपका जो पेपर है वो बन जाएगा। तो मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया इसके बारे में, कहाँ से कितने क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं। अब हमारा क्या रह गया, CHSL वाला, ठीक है। अब +2 वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ कि उनको कहाँ से क्या चीज़ें कितनी पढ़नी है। देखो यहाँ पर मैंने वो भी डाला हुआ है पूरा का पूरा सिलेबस, ये आ गया आपका CHSL वालों का, सॉरी हाँ CHSL वालों को, कॉमन सीनियर सेकेंडरी लेवल, ठीक है भाई। अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को तैयार करना है। पहला पोर्शन हरियाणा रिलेटेड करंट अफेयर्स 20% पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा, कोई 1% भी डिफरेंस नहीं होगा। कंप्यूटर का भी बिल्कुल सेम है, तो 30% आपका यहाँ से कवर हो गया। अब 30% कवर होने के बाद आपका बच गया कितना, अगला 70% यानी कि 70%। अब आ गई जनरल अवेयरनेस की बात, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में वहाँ पर आपका क्या था, सिर्फ करंट अफेयर्स थे और एक आध चीज़ एक्स्ट्रा थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको उसमें प्रियम्बल वगैरह दिया हुआ था। यहाँ पर भी देखो वही चीज़ बिल्कुल सेम दी हुई है, लेकिन इसने इस बार थोड़ा सा वास्ट कर दिया है इसको, थोड़ा सा और इसका वो बढ़ा दिया सिलेबस, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो समझना चीज़ों को ध्यान से। यहाँ पर कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से लगभग 10 क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाएंगे, ठीक है। लगभग 10 नंबर का बनेगा पूरा का पूरा, जिसमें अगर मैं करंट की बात करूँ, देखो इसमें 3 चीज़ें ले रखी उसने। एक तो ले रखा आपका करंट इवेंट्स, उसके बाद उसने क्या ले रखा है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ पर ये रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद क्या लिया हुआ है, ट्रैफिक, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, ये भी इसी में ले रखा है, हाँ जी। और ट्रैफिक वाला पार्ट भी, ट्रैफिक वाला तो ये रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ले रखी हैं। तो इसमें ये 10 क्वेश्चन लगभग बनेंगे। तो 10 क्वेश्चन किस बेस पर बनेंगे ये देख लेना आप। लगभग 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आने वाले हैं, 5 भी हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, और ट्रैफिक से आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा, 1 से 2 ज़्यादा नहीं आएंगे। फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने सिलेबस ऑलरेडी बता दिया है कि ये कहाँ से उठा रखा है, सारा बीकॉम का ऐसा एज इट इज़ है। तो इंश्योरेंस से यहाँ पर लगभग 2 ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है, लगभग 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे आपके। और वहाँ पर भी लगभग 2 ही क्वेश्चन बन रहे थे, तो उसी अकॉर्डिंग इसको पढ़ना, ज़्यादा मत पढ़ना कि पूरा का पूरा रट के बैठ जाओ, दूसरी चीज़ों को छोड़ दो। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, वो चीज़ आपको ज़्यादा पढ़नी है। उसके बाद आगे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर इतना बता देता हूँ कि रीजनिंग के लगभग 8 क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ पर बनेंगे +2 वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन कम हो जाएंगे थोड़े से, CGL वाले बच्चों से थोड़े से क्वेश्चन जो है यहाँ पर कम हो जाएंगे, और सिलेबस भी थोड़ा सा आसान कर दिया है, कुछ चीज़ें इसमें कम कर दी हैं, लेकिन तैयारी अपनी अकॉर्डिंगली रखना। उसके बाद आ गई आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर थोड़ा सा प्रेफरेंस दी हुई है। इंग्लिश के आपके लगभग बन जाएंगे 8 क्वेश्चन, थोड़ा सा बढ़ के आएगी इंग्लिश यहाँ पर, लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश के देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा उसी बेस पर आपके हिंदी के बनेंगे क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश अलग से पूछी हुई है इसने, दोनों की दोनों चीज़ें अलग से मेंशन की हुई हैं। यहाँ पर मैथ आ गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और मैथ की मैं बात करूँ तो आपके लगभग 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें मैंने लगभग 12 क्वेश्चन बताए थे, यहाँ पर लगभग 10। वेटेज लगभग इक्वल है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दो। बिल्कुल सारा एक एक चीज़ बहुत आसान दी हुई है, पढ़ाई हुई है। फंडामेंटल अर्थमेटिक, मैंचुरेशन, एल्जेब्रा, सब कुछ आपका बहुत आसान, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट। और ये हिंदी से लगभग 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वेटेज थोड़ा सा बढ़ा है, उधर दोनों को मिला के 10 नंबर थे, इधर दोनों को मिलाकर 16 नंबर बन गए। अब यहाँ पर आ गया हरियाणा इकोनॉमी, ठीक है। सिलेबस बिल्कुल सेम है एज इट इज़, कोई चेंज नहीं है। जो बुक मैंने बताया उसी बुक को फॉलो करना, जो मैंने सिलेबस बताया जो जिस क्लास का।
और इसमें क्या है, हरियाणा इकोनॉमी से आपके लगभग लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे इसके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रूरल मार्केटिंग। तो भाई ये है आपका रूरल मार्केटिंग का सिलेबस। वहाँ पर रूरल मार्केटिंग की वेटेज थोड़ी सी कम थी, लगभग 3 क्वेश्चन थे, और इस बार रूरल मार्केटिंग से आप मान के चलो यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, लगभग 8 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल सेम है, सिलेबस भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपको अलग से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस अलग से पूछेगा, 4-5 क्वेश्चन अलग से टॉपिक दिए हुए हैं, 2-3 टॉपिक अलग से दिए हुए हैं, तो यहाँ पर वो नहीं दिए हैं, जैसे कि कैग वगैरह का टॉपिक है, तो वो कट के इन्हीं में ऐड हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा सिलेबस इसमें वेटेज बढ़ रहा है इन टॉपिक्स का, और कुछ डिफरेंट नहीं है। हरियाणा इकोनॉमी के 8 क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में, तो ठीक है। सॉरी, एनवायरनमेंट स्टडीज़ आ गया आपकी, और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो वही ईवीएस सेम सिलेबस है, ईवीएस के इस बार फिर से उसमें भी 5-5 थे आपके इन दोनों से, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी सेम सिलेबस है, उधर इसके भी 5 थे, इधर इसके भी 5-5 रहेंगे, ठीक है। तो दोनों का बिल्कुल सेम वेटेज है, 1-2 टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक्स हैं जिनका 2-3 1-2 क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बुक मैंने बता दिया आप लोगों को, आप चाहो तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन करते हैं किसी भी कॉलेज में आपके आस पड़ोस में आराम से मिल जाएंगे, जो बीकॉम वगैरह करते हैं या फिर कोई बीबीए वगैरह करता है, तो उनके पास इन चीज़ों के सब्जेक्ट के नोट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। उन नोट्स को पढ़ना, और ज़्यादा किसी के बहकावे में मत आना कि ये चीज़ पढ़ लो, ये चीज़ पढ़ लो। ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने आप लोगों को, कि आप सोचो कि मैं तो आज ही आईएएस बन जाऊं और सारी चीज़ें जो है सिर्फ इन्हीं को पढ़ लूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट और बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या डिफरेंस जो है वो रहेगा आपके लिए। सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा आपका। ये खोल देते हैं, देखो जो इम्पोर्टेंट बात है मैं वो बताना चाहता हूँ। अब बिल्कुल निचोड़ इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं, भी कंक्लूजन इसका क्या रहेगा, ठीक है। क्योंकि पूरा जो है हमने इसके बारे में देख लिया है और पता कर लिया कि सिलेबस कहाँ से उठाया है। थोड़ी सी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ज़रूर हुई है, जो बच्चे बीकॉम बीकॉम या कॉमर्स से कह लो, कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान है, लेकिन अदरवाइज जो बच्चे हैं उनके लिए चीज़ें हो सकती है थोड़ी मुश्किल। तो मतलब थोड़ी सी ज्यादती ये हुई है भाई, बीकॉम वाले बच्चों के लिए तो चीज़ें आसान है, उनके लिए सिलेक्शन लेना अब थोड़ा सा आसान हो गया है, बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए भी चीज़ें बन जाएंगी। अब यहाँ पर बात आती है सबसे पहले, देखो हरियाणा जीके की, ठीक है। मान लो यहाँ से आपके हो गए 20 नंबर, उसके बाद 10 नंबर आपके हो गए कंप्यूटर के, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को अच्छे से मेंशन करके बता देता हूँ कि आपको कितनी चीज़ें नई मिली हैं पेपर के अंदर, सिलेबस के अंदर। उसके बाद आपका आ गया रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो मान लो 30 नंबर इन दोनों के हो गए, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स, मान लो 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, तो ये टोटल कितना बन गया आपका 20, 10, 30, 30, 60 और 10, 70, ठीक है। लगभग 70% जो सिलेबस है आपका वो पुराने वाला सिलेबस है, उसमें कोई नई चीज़ें नहीं आई हैं। तो पुराने वाले सिलेबस में से 70% है, और नया जो सिलेबस बना है वो बना है आपका लगभग 30%, क्योंकि 70 और 30 मिला के दोनों बन गए कितने, 100%। अब डिफरेंस इसमें कितना आ सकता है, इतना आ सकता है कि ये 70 की जगह पर 65 हो सकता है, और ये 30 की जगह पर 35 हो सकता है, बस इससे ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आ सकता। तो इसीलिए इन चीज़ों को इतना ही पढ़े जितनी यहाँ पर इनकी ज़रूरत है, इतना भी ना पढ़े कि भाई सिर्फ इस 35 वाले 30 वाले पर ही ध्यान दे दो और इस 70 वाले को भूल जाओ। तो ये वाली चीज़ें आपके लिए सिलेक्शन का काम करेगा, ये वाला पोर्शन। इसमें से आपको अपनी किस्मत, अपना लक आजमाना होगा। जितनी आप तैयारी कर सकते हो मिनिमम टाइम में, जितनी आप तैयारी कर सकते हो, अच्छे नोट्स कहीं से मिलते हैं तो पढ़ सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा मेरे बच्चों, देखो मान के चलो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। कट ऑफ कितने पर जाएगी ये अभी कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि भी कट ऑफ कितने पर जाएगी, लेकिन हम मान के चलते हैं कि कट ऑफ जो है 70 से 80 के बीच में हमेशा रह जाती है, इससे ऊपर शायद ही कट ऑफ कभी जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखो मान लीजिए आपने यहाँ पर 70% सिलेबस आपके सामने, ये 65 मान लेते हैं हम, ठीक है। लगभग 65 क्वेश्चन जो है आपके उस पुराने सिलेबस से आ गए हैं। इस 65 में से अगर आपने 50 नंबर यहाँ पर ग्रैब कर लिए, ठीक है, कितने ले लिए भाई, 50 नंबर आपने यहाँ पर ले लिए। उसके बाद क्या बचता है, ये वाला 35 वाला पोर्शन, ठीक है। इस 35 में से आपने लगभग 20 क्वेश्चन, ठीक है, 15 आपको आते थे, 5 आपके तुक्के लग गए, 20 पूरे हो गए।
तो मान लो यहाँ पर 50 + 20 आपके हो गए 70, ठीक है। लगभग मान के चलो कि आप सिलेक्शन वाली कैटेगरी में जो है आ चुके हो यहाँ पर। इस तरह से चीज़ें बन सकती हैं, आपकी किस्मत चमक सकती है। अदरवाइज जो है थोड़ी मेहनत करोगे तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। जिन बच्चों ने रेगुलर बेसिस पर तैयारी की थी सीईटी में, उनका स्कोर कितना है, और जिन बच्चों ने कभी कभार तैयारी की थी उनका स्कोर सीईटी में कितना है, अब वो क्यों परेशान हो रहे हैं कि भी पेपर में इसको क्वालिफाई किया जाए, क्यों किया जाए, क्योंकि उनका स्कोर कम है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, तो उनको इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है कि भी क्वालिफाई हो या ना हो, उनका तो नंबर एग्जाम में आ ही जाएगा। तो इसीलिए मेरे बच्चों चीज़ों को ना रेगुलर बेसिस पर पढ़ने की आदत डालो। ऐसा नहीं है कि भी 4 दिन अब जैसे सिलेबस आ गया है, अब भी अगर आप लोग सोए हुए हो तो ये सोच लो कि अब ये सिलेक्शन का लास्ट एंड फाइनल चांस है। एग्ज़ाम हो जाएंगे, इनके बाद हरियाणा में 2-3 साल तक आने वाले एग्ज़ाम नहीं होंगे, इलेक्शन की वजह से आपको जॉब मिल सकती है। मेहनत करो, अकॉर्डिंगली चीज़ें मैंने बता दी हैं, एक एक चीज़ को, कौन सा सिलेबस है, कितने नंबर का वेटेज है, एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न लगभग सेम रहेगा। माइनर चेंजेस रहेंगे, 5 क्वेश्चन की जगह 4 हो सकते हैं, 10 की जगह पर 9 हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा, इससे ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ये बिल्कुल गारंटी रहेगी। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत डीप से मैंने इसको स्टडी किया है, एक एक चीज़ आपको बता दी है। अब तैयारी करने का नंबर आपका है, जैसे चाहो आप जहाँ से चाहो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।